हेलो स्टूडेंट, आज 9 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, चैप्टर हमारा है कॉस्ट एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट शीट। आज मैं कॉस्ट शीट का न्यूमेरिकल पार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9 करवा रही हूँ बेटा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें दो चीज़ें हमसे पूछी हुई हैं कि एक तो हमको बनानी है कॉस्ट शीट, ठीक है, दूसरा हमको इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन चूज़ किया है। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, इसको अच्छे से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉपॉय कंपनी इज अ मेटल एंड वुड कटिंग मैन्युफैक्चरर। जो पॉपॉय कंपनी है वो एक मेटल एंड वुड कटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो सेलिंग प्रोडक्ट्स टू द होम कंस्ट्रक्शन मार्केट। ठीक है, वो कहता है ये जो कंपनी है ये होम कंस्ट्रक्शन मार्केट का मतलब अपने इंडिया में ही, इंडिया की कंस्ट्रक्शन मार्केट में ही अपने गुड्स को प्रोडक्ट को सेल करती है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2018। और अक्टूबर 2018 में इनके जितने भी पर्टिकुलर्स हुए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं वो ये हैं। देखो हमको देखा है 1 जनवरी 2018 के जो है हमको डायरेक्ट मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, इन तीनों का हमको स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, और 31 अक्टूबर 2018 को भी हमको क्लोजिंग बैलेंस दिए। तो ये हो गए हमारे ओपनिंग बैलेंस और ये हो गए हमारे क्लोजिंग बैलेंस। मेरी बात समझ के सारे? तो डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग है 1,25,000। फिनिश गुड्स का है 2,50,000 एंड क्लोजिंग है इसका 3,75,000। और वर्क इन प्रोग्रेस का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 25,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 35,000। ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द मंथ, तो इस महीने यानी अक्टूबर मंथ में हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है। देखो सैंड पेपर तुम्हें पता है जिससे कि मेटल वगैरह को रगड़ते हैं, सैंड पेपर इन्होंने परचेज किया होगा। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ये आ गई, लुब्रिकेंट्स एंड कूलेंट्स आ गए, मिसलेनियस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर ये आ गया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर ये आ गया, प्लांट लीजिंग कॉस्ट आ गई, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट का, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट, फायर इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट, डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड और ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग लेबर, ये दो चीज़ें हमारी बनेंगी प्राइम कॉस्ट का पार्ट। एंड सेल्स रेवेन्यू हमको दे रखा है 34 लाख का। मार्केटिंग प्रमोशंस, मैंने कि अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि मार्केटिंग प्रमोशंस किए हैं, मार्केटिंग सैलरीज भी दी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये है, कस्टमर सर्विस कॉस्ट है। तो ये जो जितने भी मार्केटिंग प्रमोशंस, मार्केटिंग सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कस्टमर सर्विस कॉस्ट, ये 4 टाइप की जो हमारी कॉस्ट है ये हमारी बनेंगी सेलिंग कॉस्ट का पार्ट। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड हमसे क्या कहा है, उसने कहा है कि प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट विद अ सेपरेट सपोर्टिंग शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसने कहा हमसे कि एक इनकम स्टेटमेंट तैयार करो। इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हमने तैयार करना है, उसमें हमने नेट प्रॉफिट उसमें शो करना है और उसमें स्पेशली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को हमने वहाँ पे सपोर्ट करना है। फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स इंडिकेट बाय वी और एफ वेदर ईच इज बेसिकली अ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। उसने ये भी कहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके साथ हमने वी को इंडिकेट करना है, ठीक है, और जो हमारे फिक्स्ड है उसके आगे एफ को करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के साथ बढ़ जाती है, प्रोडक्शन को घटाने के साथ घट जाती है। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट होती हैं जो चाहे प्रोडक्शन बढ़े चाहे घटे वो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो बेटा इसका आंसर, ये देखो पॉपॉय कंपनी कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक हमने क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनानी है और इसके बाद का जो पार्ट होता है हमारा वो हमने इनकम स्टेटमेंट में लेना है। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर दी। मेरी बात समझ रहे हो? ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख थी रॉ मटेरियल की, उसमें परचेज हमने ऐड कर दिया और एंडिंग यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने लेस कर दिया, तो हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। उसमें हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर को ऐड कर दिया। ठीक है, वो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी दोनों को ऐड करके। इसने ऐड नहीं किया है, हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे।
और उसमें इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमने यहाँ पे ऐड करना है। कौन कौन से हैं? सैंड पेपर वेरिएबल है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग सैंड पेपर कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ये भी वेरिएबल है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन में मटेरियल लगेगा, जितना प्रोडक्शन होगा, कम है तो कम लग जाएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद ल्यूब्रिकेंट्स एंड कूलेंट। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं? जैसे ऑयल, ग्रीस वगैरह, और कूलेंट क्या होते हैं? जो मशीनों में हम ठंडा पानी वगैरह डालते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट है, इसलिए इसके आगे वी लिखा है। फिर है मिसलेनियस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर। तो जो इनडायरेक्ट लेबर होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा हम बढ़ाएंगे, घटेगा घटाएंगे, इसलिए ये भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। फिर है प्लांट लीजिंग कॉस्ट। अब लीजिंग का मतलब जो हमने प्लांट जो है हमने किराए पर लिया है, ठेके पे लिया है, उसकी कॉस्ट जाती है। तो चाहे हम अपने प्लांट को यूज़ करें ना करें, इसकी कॉस्ट हमने पेमेंट करनी ही पड़ेगी, इसलिए इसके आगे एफ लिखा है, मीन्स ये फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, ये भी फिक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स ये भी फिक्स ही है, चाहे आप प्रोडक्शन करो ना करो, हमको प्रॉपर्टी टैक्स भरना ही पड़ेगा। फिर है फायर इंश्योरेंस, और ये भी हमको इंश्योरेंस पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, कम है ज़्यादा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए इनके आगे वी वी एफ एफ लिखा है। ये सबको ऐड करके हमारी प्राइम कॉस्ट के साथ हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है 24,10,000। ठीक है, फिर इसमें हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इसमें ऐड कर देंगे, क्लोजिंग हम इसमें लेस कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, हमको उसने क्वेश्चन में स्पेशली ये रिक्वायर किया था कि आप एक कॉस्ट शीट बनाओ, उसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक ही हमने शो करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने बनाना है, यही चीज़ हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये हमारा जो है इनकम स्टेटमेंट में हम ट्रांसफर कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा है ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, यहीं तक हमारी कॉस्ट शीट बनेगी, इसके बाद हमारी इनकम स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडिंग अक्टूबर 2018। देखो सेल्स रेवेन्यू हमारा 34 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको कितना दे रखा है? 24 लाख आ गया था हमारा। उसमें हम ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे और क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस कर देंगे, तो हमारा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। 34 लाख की सेल में से इसको लेस करेंगे तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा 11,25,000। लेस कर देंगे मार्केटिंग प्रमोशंस, मार्केटिंग सैलरीज, क्योंकि ये सारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सारा ऐड लेस कर देंगे यहाँ पे, तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम यानी नेट प्रॉफिट हमारा निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो इसमें ये दो चीज़ें थी जिसमें मैं तुम्हें कॉस्ट शीट करवाई थी और इनकम स्टेटमेंट करवाई थी। तो ये इस तरीके से बनेगा बेटा। अगर वो हमसे ये कहता है कि कॉस्ट शीट अलग शो करो और इनकम स्टेटमेंट अलग शो करो, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारा ये एक इलस्ट्रेशन था। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे टिक करा रही हूँ, जिन बच्चों को क्वेश्चन करने हैं वो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में जिनके आने के 100% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन नंबर है हमारा, एक मिनट, हाँ, एक हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक ये आपने करना है, दूसरा है हमारा जो अभी जैसा तुमने सेम करवाया है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक तुमने ये करना है जिन पे सर्कल लगाए मैंने, सेम टू सेम हमारा वाला ही कंडीशन है इसकी। और उसके बाद अब इनकम स्टेटमेंट जो आपने बनानी है वो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद हमारा आता है हमारा क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 12, नहीं 12 छोड़ो, 12 तो 3 नंबर के लिए है। तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 ये तुमने करना है। इतने क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 14 ये एक बार आ चुका है, बल्कि पिछले साल ही आया है ये वाला क्वेश्चन, पिछले साल सॉरी 2018 में आया है ये वाला क्वेश्चन 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये भी एक साल आ चुका है।
और उसके बाद हमारा आता है ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। और बाकी फिर मैं कुछ इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चन रह गए हैं थ्योरी वाले, वो फिर मैं आपको वही, ज़्यादा तो खैर कुछ नहीं है इसमें। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है ना, हमारा थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो मैंने आपको कराना है कि व्हाट इज़ कॉस्ट, ठीक है। व्हाट इज़ कॉस्ट, व्हाट आर कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर, टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर करवाना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट ड्राइवर, ये करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमारा आता है, ये तो खैर अगली बार भी आएगा ना, नहीं ये तो अगले उसमें आ जाएगा, ओवरहेड्स वाले में आ जाएगा। इसमें से हमारी एक कॉस्ट है, केड़ी कॉस्ट है वो, कॉस्ट हमारी है इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट। इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है ये, इसलिए मैं स्टार लगा रही हूँ इसके आगे। संक कॉस्ट, ठीक है, संक कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने उसमें पढ़ी है इकोनॉमिक्स में। एंड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, इनमें डिफरेंस, ये आपने ज़रूर करना है बेटा। तो ये हमारा आज का वीडियो था, इसमें मैंने न्यूमेरिकल पार्ट करवाया है। जो भी क्वेश्चन किसी को प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे को सेंड करना, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन इसमें से मैं आपको क्वेश्चन भी टिक करवा देती हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन। वैसे तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा नहीं, इसमें से आएगा हमारा सम, ठीक है। फिर भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए मैंने करवाना है आपको, बस ये सारे ही जो मैंने टिक करवाए ना वही आप कर लेना, ठीक है। एक इसकी नोटबुक अलग से बनाओ, इसकी इनके जो भी नोट्स हैं वो बनाओ, ठीक है।